कर दो लाइव। हो गया क्या, 6 बज गए? कर दो लाइव। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। व्हाट्स हैपन? आवाज देख लीजिएगा, चेक करें कैसे हैं सभी। साउंड, वीडियो, एवरीथिंग प्रॉपर? जी, गुड इवनिंग। यस मैम, ऑल ओके, फाइन। कोई दिक्कत है तो बताइएगा, कोई इशू तो नहीं। आज आप PQRS का थोड़ा स्ट्रैटेजी समझेंगे, ठीक है? आ जाइए फटाफट, 6 बज गए हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। मैं अच्छी हूँ बेटा, आप भी अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छे हैं, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए ठीक है। देखिए, हम PQRS, जिसे आप दूसरा नाम सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कहते हैं, कैसे आप उनको सेंस बेस्ड ही कैलकुलेट करें कि कौन सा सेंटेंस पहले आएगा दूसरा आएगा, या फिर कोई अप्रोचेज भी हो सकती हैं। डेफिनेटली किसी लैंग्वेज को समझने के लिए सेंस तो सबसे ज्यादा काम कर रही है, वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते। फिर भी कुछ तरीके हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ अप्रोचेज हैं, जिन्हें आप कुछ भी कह लें, ट्रिक कह लीजिए, या फिर वो जेन्युइन अप्रोच है। ट्रिक भी मैं उनको नहीं बोलूंगी। अगर आप उन कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा ध्यान दे दें तो आपका ये जो सेक्शन है, इसमें आपको आप इसको क्वालिफाई अच्छे से कर सकते हैं। अच्छे सारे क्वेश्चन ही कर सकते हैं, इतना कोई बहुत टफ लेवल आपके एग्जाम में आता ही नहीं कि आपसे होगा नहीं, ठीक है? तो हम समझते हैं जिसका दूसरा नाम PQRS तो आप कहते ही हो। PQRS, सेकेंड नेम सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स का मतलब होता है, लाइक आपको कुछ सेंटेंसेस दे दिए जाएं, 1 2 3 4, हो सकता है एक कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है एक ही सेंटेंस के टुकड़े हो। मतलब कि देखने में जब कोई सेंटेंस 4 लगे, वो अलग अलग भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, उनको जब आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल क्या होता है बेटे? क्रोनोलॉजिकल, क्रोनो का मतलब टाइम, क्रोन का मतलब क्या होता है? एन लगाइएगा यहाँ पे। क्रोन का मतलब होता है टाइम। जब आपको टाइमिंग इंसिडेंट के अकॉर्डिंग कि कौन सा इंसिडेंट पहले हुआ था, कौन सा इंसिडेंट बाद में हुआ था, इस प्रकार से जब आप माइनस करते हैं तो आप कहते हैं कि ये सेंटेंस का अरेंजमेंट है। आपको एग्जामिनर देता है, कैसे देता है कि ऊपर नीचे कर देगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ वड़बड़ सी कर देगा। है ना? और आपको बोलेगा कि आप सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, टाइमिंग के अकॉर्डिंग इसको लगाइए। फाइन। तो हम समझते हैं कि हम क्या करेंगे फिर ऐसी सिचुएशन में, हमें समझना पड़ेगा। इसके लिए कुछ पहलू हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, वो आज या एक दो दिन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। बस यही आपको ये रूल फॉलो करने हैं। रूल फॉलो करने का पहला तरीका, सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करें। क्या आइडेंटिफाई करें? कि पहला सेंटेंस क्या होगा। जब ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि पहला सेंटेंस क्या होगा तो 50% काम तो यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ, देखिए ये भी दो तरीके के अपने आते हैं बेटा, एग्जाम्पल के तौर पर, आगे भी एग्जाम्पल होगा। समझ में आया PQRS क्या होता है? नहीं आया तो देखो एक बार ये सेंटेंस देख लो। देखो ये देखो, एक फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, RS। तो यहां पर नीचे चारों ऑप्शन दिए हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो समझ लें। दिया है कि पहले ये आएगा या ये आएगा, ये इसका ठीक ऑर्डर बनेगा, ये ठीक ऑर्डर बनेगा। जब आप इसको पढ़ते हैं और पढ़ के इधर उधर कुछ भी लगाना शुरू करते हैं तो थोड़ा टिपिकल आपके लिए हो जाता है। आपको टाइम बचाना है, टाइम बचाते हुए PQRS को सॉल्व करना है। तो उसके कुछ तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप क्या करेंगे?
सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करें। फर्स्ट कि पहला क्या होगा, पहला क्या हो सकता है भाई, या तो वो प्रॉपर नाउन से बना होगा या फिर किसी कॉमन नाउन से बना होगा। आपको ग्रामर का बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के लिए। मैंने आपको बताया भी है कि क्लोज्ड लिस्ट के अंदर भी सब वर्क कर रहा है, कि आपका प्रपोजिशन, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव सभी तो वर्क कर रहा था। इसी प्रकार पीक्यूआरएस में भी आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि ग्रामर वर्क नहीं करेगी। ग्रामर इन द सेंस स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, ये सब स्ट्रक्चर ही तो है। जब आपको ये पता हो कि इसके बाद ये आएगा तो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आसान हो जाती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दे रही हूं। आपका कोई भी पैराग्राफ एक प्रॉपर नाउन या फिर कॉमन नाउन से स्टार्ट होता है। आप भी समझते होंगे, आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं, ऐसा कुछ वंस देयर वाज अ किंग, या फिर अकबर का कोई स्टोरी आपने ऐसे पढ़ते थे हम, तो ऐसा तो नहीं होता था ना पूरी कहानी के बाद में पता लगता था कि अकबर बिरबल की बात हो रही है। कहीं ना कहीं जब सेंटेंस शुरू होते थे, कहानी शुरू होती थी, तभी अकबर की बात कर ली जाती थी। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो अपने आप में कंप्लीट सेंस बेस्ड होगा, कंप्लीट सेंस अपने आप में दे रहा होगा, वही आपका फर्स्ट सेंटेंस बन सकता है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम समझते हैं कि क्या हो सकता है। नेक्स्ट समझे, देखिएगा। अब इसको पढ़ें आप एक बार ध्यान से। एक बार पासेज पढ़ने के बाद आप ट्राई कर सकते हैं कि कौन सा कहां पर क्या होगा। जब आप इसको पढ़ें, देखिए देने को आप इस पे 5 मिनट भी लगा सकते हैं इस पासेज पे, और भाई 1 सेकंड में भी आंसर दिया जा सकता है। ये 1 सेकंड में कैसे देना होता है वो मैं आपको सिखाऊंगी। रही बात 5 मिनट की, अगर आपको 5 मिनट दे दूं तो आराम से आप भी कर ही लोगे, कोई इतना बड़ा दिक्कत वाली तो बात ही नहीं है। क्या कहते हो, समझेंगे। लिखा है पैराग्राफ्स आर अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट सेंटेंस है ईच सेंटेंस इन अ पैराग्राफ। अगला सेंटेंस है इन एडिशन ईच सेंटेंस इन अ पैराग्राफ। आगे लिखा है इट शुड कंटेन अ मिनिमम ऑफ 5 सेंटेंसेस। अब आप मुझे क्या बता पाएंगे इस पूरे क्वेश्चन के अंदर इंट्रोडक्टरी या फिर किसी नाउन से, प्रॉपर नाउन से या किसी कॉमन नाउन से कोई कंप्लीट बेस्ड सेंटेंस आपको नजर आ रहा है क्या बेटे? बताएंगे क्या? कौन सा सेंटेंस आपको ऐसा नजर आ रहा है जो अपने आप में इंट्रोडक्टरी है? इत्तेफाक से यहां जब आपने पढ़ा, इत्तेफाक से आपको नजर में आया कि जो पहला सेंटेंस है उसकी स्टार्टिंग हो रही है पैराग्राफ से। तो पैराग्राफ्स मतलब कि एक प्रॉपर नाउन का काम कर रहा है। कहीं पर लगा और कहीं लगा ईच सेंटेंस, इन एडिशन ईच सेंटेंस, इट से सेंटेंस शुरू हुआ है। प्रोनाउन से आप इसे यूज नहीं करेंगे। इन एडिशन आप इंट्रोडक्टरी यूज करना है। इन एडिशन मतलब कि पहले कुछ हुआ है तभी तो आपने इन एडिशन यूज किया है। जब आपने यूज करा एच, तो आप जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोजेक्ट प्रोनाउन की तरह हेल्प यूज करें तो आप इसको भी नहीं कह सकते। देयर इज ओनली वन सेंटेंस विद प्रॉपर नाउन। पैराग्राफ्स की बात यहां पर की गई है। तो आपको एक बात समझ में आ गई क्या, कि ये पूरी की पूरी जो कहानी बोर्ड पर लिखी है, इसका जो मैम फर्स्ट सेंटेंस होगा वो किससे शुरू होगा? पी से शुरू होगा। एम आई राइट? आप भी इस बात से एग्री करते हैं? यस, पी से शुरू होगा। अब आपको क्या करना है? अब आपको ऑप्शंस पे जाना है। सीधा कुछ नहीं करना बेटा, विद इन अ सेकेंड जब आप इसको ऐसे से पढ़ रहे हैं ना फटाफट, तो आपको लगेगा अरे यार पहला ही एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस मुझे लग रहा है, फर्स्ट के अंदर ही मुझे लग रहा है कोई नाउन यूज की गई है, तो पहला सेंटेंस पी होगा। अब हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो, थोड़ी खराब भी हो सकती है। आप इसमें से ऑप्शन देखें। जब आप इसमें ऑप्शन देखेंगे तो आप पाएंगे सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है। जी प्रहलाद, लाइव है? क्या हो गया? अब जरूरी थोड़ी नहीं कि हम बातें ही करें, पढ़ाई करें बेटा। लाइव बे लाइव से मतलब क्या है? चलिए समझ में आई बात। तो हम समझेंगे कि आपके पास किस्मत अच्छी निकल गई तो आपके पास सिर्फ एक ही सेंटेंस ऐसा मिला जिसके अंदर पी से स्टार्टिंग हो रही थी। अब आपको लगा ना तो इसमें पी से स्टार्टिंग है, ना ही इसमें पी से स्टार्टिंग है, ना ही इसमें पी से स्टार्टिंग है। जिस प्रकार क्लोज टेस्ट में तो हम ये करते थे कि ये जानने की ट्राई करो कि ये क्यों नहीं आएगा। पीक्यूआरएस में करना होता है उल्टा।
आप ऑप्शन को इलेमिनेट करें। ऑप्शन को जब आप इलेमिनेट करते हैं, क्लोज में भी आप इलेमिनेशन का मतलब मेरा ये कि ये नहीं आएगा, वहां आप ये देखते थे ये नहीं आएगा, इसमें आप देखते हैं कि ये आएगा, थोड़ा उल्टा कॉन्सेप्ट हो गया। जैसे ही आपको पता लगा कि फर्स्ट सेंटेंस पी आएगा, उसके बाद क्या कहानी हो रही है आपको उससे कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि आपको मिल गया कि चारों में से सिर्फ एक है जिसके अंदर पी आ सकता है। सबको मेरी बात क्लियर हुई या किसी को डाउट? प्लीज मुझे बताइएगा, किसी को कोई डाउट, कोई समस्या? कि यस मैम, बात ठीक है, समझ में आई आपको? हाँ जी, यस मैम, क्लियर, ओके गुड। अभी हम समझते हैं। चलिए अगला एक सेंटेंस आपके सामने है। आपको इन ऑप्शंस पे अभी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आज आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जस्ट बेसिक आपको समझना है कि फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा। इसमें लिखा है आर्किटेक्चर बिगिन टू बिल्ड देयर ओन शेल्टर्स व्हेन अर्ली पीपल स्टार्टेड। आपके पास 3 ही सेंटेंसेस हैं। क्या आप मुझे बता पाएंगे कि जब आपने ये तीनों सेंटेंस पढ़े, देखो बेटा, अगर इस बात पे गौर करोगे कि इसको आंसर ढूंढ लूं, नहीं, आपको इसके आंसर ढूंढने से मतलब नहीं है। आप जो आज अभी सीखे उसको इंप्लीमेंट करने से मतलब है। आपको पता है कि हाँ ये इससे शुरू होगा, आप कोई नाउन, प्रॉपर नाउन ढूंढिए। क्या इस सेंटेंस की स्टार्टिंग टू बिल्ड से हो सकती है? क्या इस सेंटेंस की स्टार्टिंग व्हेन अर्ली पीपल से कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, बट फिर भी आपको नजर आएगा कोई प्रॉपर नाउन यहां पर नजर आ रही होगी। बताइएगा उस प्रॉपर नाउन का नाम क्या है? आर्किटेक्चर। क्या है? आर्किटेक्चर। तो किससे शुरू होगा? समझ में आई बात? कि जब एक प्रॉपर नाउन, इंट्रोडक्टरी फॉर्म, मैंने बोला था फर्स्ट सेंटेंस क्या हो सकता है, या तो कोई नाउन हो सकती है, प्रॉपर हो या कॉमन हो, या फिर कोई इंट्रोडक्शन का कोई मुद्दा तो हो, कोई कंप्लीट सेंस तो दे रहा हो। आप तीनों सेंटेंसेस को पढ़ के देखिए तो मुझे लगता है यहां पर बयां जो हो रहा है वो आर्किटेक्चर हो रहा है। एक सेकंड, मेरा थोड़ा एक अर्जेंट कॉल है, मैं ले लेती हूँ। अब हमें मतलब होना चाहिए कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस पी से शुरू होगा, बाकी क्या हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं है। आपने एक ऑप्शन देखा जिसके अंदर फर्स्ट सेंटेंस किससे शुरू हो रहा था? पी से। अब डेफिनेटली ये होगा पी क्यू एस। अब इसमें भी पी नहीं था, इसमें पी नहीं था, तो ऑप्शन को इलिमिनेट करना सीखिए। मतलब कि देखिए, मेरा कहने का मतलब ये था, जैसे ही आपको, अब ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ इसी से पी क्यू आर एस हो जाएगा, इसी से नहीं होगा। छोटी छोटी चीजें मिलके आपको पूरा PQRS कंप्लीट करेंगी। छोटी सी बात हमने सीखी कि अगर हम फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस को, तो सबसे पहले क्या करें? फर्स्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने का ट्राई करें। कभी कभी आप कर पाएंगे, कभी कभी आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अब यहां पर एक ही प्रॉपर नाउन थी आर्किटेक्चर, हो सकता है किसी सेंटेंसेस में 2 या 3 भी हो सकती है। क्यों? एक स्टोरी के अंदर 2 नाउन वर्किंग नहीं हो सकती? हो सकती हैं। क्या 2 इंट्रोडक्टरी पैरेलल नहीं बन सकती? बन सकती हैं। वो हम फिर लेवल बढ़ाएंगे तो हम सीखेंगे। क्या? नहीं बेटा, क्यू से क्यों होगा रौनक शुरू? Why you saying that क्यू से शुरू हो? To build their own shelters। आगे when early people started architecture began। खुद ही सोचिए ना आप। Architecture began to build their own shelters when early people started, कुछ आगे कुछ होगा whatever। तो आपको आर्किटेक्चर आपका सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये आपकी वर्ब की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे आपकी प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट 2 + V1
आप पहले बोलेंगे देयर ओन शेल्टर्स, ऑब्जेक्ट की तरह फॉर्मेशन हो गया। तो आप सेंटेंस को क्लियर तो करें कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इतना नॉलेज तो हमें होता भी है और होना भी चाहिए। एवरीवन क्लियर? हाँ, मीनिंग नहीं निकल पा रहा, टेंशन मत लो आशित, मैं सिर्फ ये सिखाना चाह रही हूँ कि सेंटेंस की स्टार्टिंग आर्किटेक्चर शुरू कर रहा है, इंट्रोडक्टरी शुरू कर रहा है। अभी इसी पैसेज का पूरा रूप अभी आपके सामने आगे आने वाला, थोड़ा पेशेंस रखें। नेक्स्ट चीज समझते हैं। अभी मैंने आपको बोला कि आपको फर्स्ट सेंटेंस समझने के लिए सिर्फ इतना समझना है कि नाउन कुछ इंट्रोडक्टरी होनी चाहिए, कोई कॉमन या प्रॉपर नाउन होनी चाहिए। सेकंड रूल समझेंगे क्या, कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे ही आपको कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस मिल सकते हैं, ये आपका सब प्रीवियस ईयर है। मैं आपको जितना भी कुछ पढ़ाती हूँ, जितनी भी आपकी क्लासेस चलती हैं एप्लीकेशन में, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बनाती, सब आपका, मतलब मैं अपना बता देती हूँ आपका ये सब कहाँ से आता है। ये आपके पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर, उनको उठा के हम यहाँ पर चिपका देते हैं। उसका एक फायदा ये रहता है कि आपको प्रैक्टिकल लगे। अब मुद्दे की बात है कि मैं तो एक कॉन्सेप्ट जादू सा बताऊं, मैं तो अपने हिसाब से कुछ भी बना दूंगी, वो ठीक नहीं रहता। आपको समझ में आना चाहिए कि जो आज तक एग्जाम में आ चुके हैं उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए था और कैसे हम ट्रीट नहीं कर पाए बच्चे, इसलिए नंबर कम रह गए। देखिएगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सब्जेक्ट के साथ वर्ब का कॉन्सेप्ट, है ना। देखिएगा, समझिए, द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर लिखा है। फर्स्ट सेंटेंस यहां पर आपको दिया है, आपको अरेंज करना है आगे के सेंटेंसेस कैसे कैसे बन सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस तो क्लियर है। कुछ ऐसे भी आते हैं बेटा पीक्यूआरएस, जिसमें पहला और छठा दिया होता है, बीच में पीक्यूआरएस दिए होते हैं। आपको फर्स्ट और सिक्स को फिक्स मान लेना होता है, इन चार को रोटेट करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। अब जब आप इसका फिक्स सेंटेंस पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। अब हमें समझना है कि ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब आप फाइंड आउट करें कि वर्ब कहां मिलेगी। भाई सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट के बाद डेफिनेटली किसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वर्ब का। क्या कोई सेंटेंस बिना वर्ब के, क्या कोई सेंटेंस बन सकता है, नहीं बन सकता। तो आप मुझे आंसर देंगे कि कौन सी वर्ब आपको यहां पर नजर आ रही है। द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर तो ठीक है, क्या ये वर्ब है हैव प्रोवाइडेड अस, या डेट हैव बिकम, या फिर सच कॉमन एक्सप्रेशंस, या फिर विद अ नंबर ऑफ फ्रेजेस। आपको क्या समझ में आया, कहां पर कोई वर्ब नजर आ रही है। अब भैया शेक्सपियर है, डेट तो आप यूज नहीं करेंगे। आप सोचे मैं तो डेट हैव बिकम लगाऊंगा, शेक्सपियर के लिए डेट मत यूज करना, है ना, हु यूज कर सकते हैं आप। समझा कोई बात को, किसी ने आंसर दिया, यस। आपको मिला हैव प्लस थर्ड फॉर्म। देखिए, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, आपको एक ही वर्ब यहां पर नजर आई कि सिर्फ एक सेंटेंस ऐसा मुझे नजर आया जिसके अंदर वर्ब बन सकती है। ना तो यहां पर इस सब्जेक्ट की वर्ब बनी, ना ही यहां पर बनी, ना ही यहां पर बनी। आपकी बनी है तो आप लिख देना अगर आपकी बन गई हो बाई चांस, मेरी तो नहीं बन पाई। वर्ब मिली। अब भाई सब्जेक्ट हमें क्लियर कर दिया, वर्ब हमें ढूंढनी थी, तो ना तो वर्ब यहां पर मिली, ना यहां पर मिली, ना यहां पर मिली, मुझे वर्ब मिली यहां पर। तो मुझे समझ में आ गया ये जो पीक्यूआरएस है इसका पहला स्टार्टिंग कहां से हो रही होगी, पी से शुरू हो रही होगी बेटा, क्यों नहीं। क्यों में लिखा है डैट, और आप डैट को शेक्सपियर के लिए यूज नहीं कर सकते, सॉरी वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। या तो आप बोले कि मैं वर्क्स के लिए नहीं, आप प्लूरल में भी यूज नहीं कर सकते और शेक्सपियर के लिए भी यूज नहीं कर सकते, है ना। वर्ब समझ में आई, हैव प्रोवाइडेड अस। तो यहां पर आपको अगर किस्मत अच्छी होगी तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिला है जिसके अंदर पी सेंटेंस से बना है, पी से बना है। तो इसका मतलब आंसर भी साफ हो गया आपको कि आंसर क्या होगा, सी विल बी द राइट आंसर हियर। तो आप मुझे बताइए, मैं आपको ये बताना चाहती हूं, क्या हमें जरूरत थी तीनों ऑप्शंस पे दिमाग लगाने की। जैसे ही हमें समझ में आया कि हमें एक लिंक मिल जाए, वो लिंक हो सकता है आपका फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है आपका सब्जेक्ट वर्ब फॉर्मेशन हो
कुछ अभी और कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूंगी। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप देखेंगे, लगभग 8-9 कॉन्सेप्ट हैं। इनमें से कोई सा भी कॉन्सेप्ट आपका जम जाए तो आपको पता लग जाएगा कि इसके बाद ये आएगा, और जब आपको ये पता लग जाएगा कि इसके बाद क्या आएगा तो काम आसान हो जाएगा। इसे तो PQRS कहते हैं। सबको समझ में आया सब्जेक्ट और वर्ब का कॉन्सेप्ट? और पहला कॉन्सेप्ट हमारा था कि आइडेंटिफाई, ट्राई करने की कोशिश करो कि फर्स्ट सेंटेंस को आप समझ पाए। बताइएगा, मुझे आंसर दीजिए यस मैम, क्लियर। सब्जेक्ट और वर्ब कैसे काम करता है ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। नेक्स्ट समझे, चलिए इसका आंसर फिर आप देंगे मुझे। इसमें क्या है, फर्स्ट और 6 सेंटेंस फिक्स हैं। फर्स्ट और फिक्स सेंटेंस क्लियर है, और आपको इनमें से ये जो आपके PQRS दिए हैं इनमें से आपको किसी ना किसी को चेक करना है। देखिएगा कहां पर क्या हो सकता है, आप लगाने का ट्राई करें। कैसे बनाएंगे आप, आंसर दीजिएगा मुझे। कैन एनीवन सब्जेक्ट, आप इसका वर्ब ढूंढने का ट्राई करें। ये होते हैं जो छोटे पासेजेस होते हैं जो 1-1, 2-2 वर्ड्स के आजकल बहुत आ रहे हैं नए छोटे छोटे पासेज। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो जाती है, कैसे करूं, एकदम इरिटेट हो जाता है। इरिटेट होने वाली कोई बात नहीं होती, सब्जेक्ट दिया होता है, बस सब्जेक्ट और वर्ब को बना दीजिएगा, काम हो जाएगा। ढूंढो, वर्ब ढूंढो। अब देखिए किसी को यही नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, तो थोड़ा टिपिकल है। फिर आप ग्रामर पढ़िए, पहले थोड़ा ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। इतना नॉलेज आपको, बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है। ढूंढा किसी ने? वर्ब ढूंढिए, ऐसे मत बताइए मुझे BC, नो, जस्ट टेल मी वर्ब क्या है। आशित ने मुझे बता दी है, आशित पटेल, वेरी गुड बेटा। ऐसे मत बताइए, वर्ब का नाम लिखिए, कौन सी वर्ब है यहाँ पर। फॉल्सहुड एक वर्ब है, या एंड लेट एक वर्ब है, या फॉर अ लॉन्ग टाइम वर्ब है, या सप्रेस एक वर्ब। लिखेंगे सभी भाई, कौन सी वर्ब है, हमें पता लग गया। यस, वेरी गुड, सबने ठीक आंसर दिया है कि यहां पर हमें एक वर्ब नजर आ रही है, उस वर्ब का नाम है मैम सप्रेस। क्या नाम है? सप्रेस। तो इसका मतलब ये जो PQRS है, इसके बाद पहला सेंटेंस किससे शुरू होगा? S से शुरू होगा, मतलब कि S वाले से। अब हम समझते हैं कि S किस में है। देखिए, गुड लक होगा तो क्या होगा? सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा मिला जिसके अंदर सप्रेस से शुरू हो रहा है, तो ये राइट आंसर लगाएंगे। मुझे बताओ कि कितनी सेकंड का काम था? मुझे लगता है कंप्लीट 2-4-5 सेकंड में नहीं लगते। जब आपने देखा कैन एनीवन, और आप बस तुरंत ढूंढना ट्राई करो कि वर्ब कहाँ है। फॉल्सहुड नहीं है, एंड लेट नहीं है, फॉर अ लॉन्ग टाइम नहीं, सप्रेस नहीं, बस एस से ढूंढो कि एस से कोई शुरू हो रहा है, फटाफट लगाओ उसको, है ना। अभी मैं हिंट दे रही हूँ कि आप एक कनेक्शन पकड़ पाए। अभी हम वो भी देखेंगे। अब ऐसा मत सोचना कि मैम ये इसमें इत्तेफाक था, अभी इत्तेफाक मिटाएंगे भी, है ना, धीरे धीरे। अभी एकदम से हाई लेवल नहीं शुरू कर सकते ना। क्यों, कल क्लास नहीं देखी क्या कौसर हुसैन? सफर कैसा रहा? खराब रहा सफर, पर ठीक है, वो थोड़ा तुम्हारी मैडम का ऐसा ही है, पैसिमिस्टिक सिचुएशन में भी थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक रहती हैं। तो मैं उसमें भी थोड़ा यही सोच रही थी कि अच्छा ही है जो है। और जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। वो भी लाइफ का एक एक्सपीरियंस था जो मुझे दिया। समझ में आई बात सभी को? हाँ, है ना। माइक्रो सेकेंड, यस मैम, 1 सेकेंड ही लगेगी। हाँ, बस वो 1 सेकेंड ही आपको पहचाननी है। चलिए, 2 कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताए। क्या बताया? एक तो फर्स्ट सेंटेंस जानने का ट्राई करें, दूसरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब को ढूंढने का ट्राई करें। ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको और भी कॉन्सेप्ट अभी सिखाऊंगी, टेंशन ना लें। देखिएगा, अगला कॉन्सेप्ट है नाउन प्लस प्रोनाउन का। आप मुझे बताइएगा, नाउन पहले आता है या प्रोनाउन? किसी भी सेंटेंस में पहले उसका नाउन यूज किया जाता है, नेक्स्ट सेंटेंस उसी नाउन के लिए एक प्रोनाउन वर्ड यूज किया जाता है। ऐसा ही होता है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, यहां लिखा है माय फादर इज अ बिजनेसमैन, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। तो लिखा है माय फादर। फर्स्ट सेंटेंस ये होगा या ये होगा? टेल मी प्लीज।
जो फर्स्ट है वो फर्स्ट होगा, जो सेकंड है वो सेकंड होगा। अब आप सोचेंगे कि ये ही किसके लिए यूज हुआ, ये सोचेंगे ना, तो ही किसके लिए यूज होता है? ही एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन को इंडिकेट करे। अब जब हम सोचते हैं कि नाउन को इंडिकेट करना है हमें, तो डेफिनेटली कोई नाउन होनी चाहिए यहां पर। तो नाउन हमें मिल गई कि माय फादर एक नाउन थी यहां पर, तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा, ये हमारा सेकंड सेंटेंस होगा। ये मैं सिर्फ आपको सिखा रही हूं। अब आप इसका प्रयोग करें, अब आप इसका यहां पर प्रयोग करें और मुझे इसका आंसर देने का ट्राई करें। प्रैक्टिस क्लास कब होगा? प्रैक्टिस क्लास आज यूट्यूब पे होगा रात को 9 बजे। आप सबको प्रैक्टिस क्लास लेनी है। जितना भी आपने वोकैब अभी सीखा है सबको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया। आप अपने आप को जज करें कि आपने क्या सीखा है ना। तो प्रैक्टिस के लिए मैं यूट्यूब पे सेशंस आपके लिए ला रही हूँ बेसिकली, क्योंकि आपकी क्लासेस के अंदर, आपकी क्लासेस में प्रैक्टिस नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ पर थियोरेटिकल पढ़ाऊँ या तो समझ रहे हैं, प्रैक्टिस वो बहुत लंबा बैच हो जाएगा बेटा। तो प्रैक्टिस यूट्यूब पर 1 या 2 दिन ही तो क्लास लेती हूँ, डेली तो वहाँ लेती ही नहीं मैं। तो 1 या 2 दिन आप प्रैक्टिस वहाँ से करें फटाफट जल्दी जल्दी, और यहाँ से आप पूरा सिलेबस पढ़ें एक बार। हाँ जी, मिला किसी को? आंसर पूछा या मैंने कनेक्शन पूछा? मुझे बताइए यहां पर कोई नाउन बताइए मुझे। कॉन्सेप्ट है हमारा नाउन प्लस प्रोनाउन। पहले नाउन को ढूंढिए फिर उसके प्रोनाउन को ढूंढिए। नाउन है यहां पर टैगोर। वेरी गुड आशित, अच्छे बच्चे हैं आप। देखिएगा टैगोर, जब आपने पढ़ा बिल्कुल सेकंडों में पढ़ना, और ज्यादा लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ही वाज अ वर्सेटाइल, यहां से तो नहीं होगा। डेटर ऑल कंसिडर, टैगोर वाज अ पोइट। देखिए हमें समझ में आया। देखिए इस काम को आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जो मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी चीज, कोई भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट की जो स्टार्टिंग है एक प्रॉपर नाउन से शुरू हो सकती है। प्रॉपर नाउन से शुरू करिए, या फिर कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसी लाइन जो पूरी पासेज को आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, तो चलो अब देखा हमने टैगोर was a poet before everything else, but क्या? But he was a versatile writer who wrote, ठीक है समझ में आ रहा है। आपने आंसर दिया कि सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होगी वो किससे होगी? टैगोर से होगी, है ना। तो सी तो हमें समझ में आ गया। देखिए बेटा इत्तेफाक है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में सी है, तो आप तो इसे लगा के विद इन अ सेकेंड आगे बढ़ जाइएगा। आपके पास इतने टफ आते भी नहीं है, आपको उनका अप्रोच नहीं पता करने का, तो आपकी गलती नहीं है उसमें, पर वो ज्यादा टाइम का काम नहीं है कि आप उसमें ज्यादा टाइम लेंगे। तो जैसे ही टैगोर देखा था आपको बढ़ जाना चाहिए। फिर भी मान लो 2 ऑप्शन होते, यहां पर भी सी होता, है ना। मान लो कि सी बी डी सी, यही तो आपके दिमाग में अभी चल रहा है ना कि यहाँ पर तो ऑप्शन है मैम जिसमें एक ही। हमारे लिए कंफ्यूजन होती है 2 में। ऐसा ही होता है कि 2 थोड़े सिमिलर से लगते हैं। अब जैसे आपको पता लग गया कि टैगोर होगा, अब टैगोर के लिए कोई प्रोनाउन, अब आप समझेंगे कि ये ही नाम का प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ होगा। टेल मी प्लीज, ही किसके लिए यूज हुआ होगा? भाई डेफिनेटली टैगोर के लिए यूज हुआ होगा, या नॉवेल्स के लिए यूज हो गया, या शॉर्ट स्टोरीज के लिए यूज हो गया, नहीं ना। तो ही से पहले कोई इंट्रोडक्शन होगा किसका? टैगोर का। तो डेफिनेटली सी के बाद सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई होगी ए से। तो हम देखेंगे कि एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें सी के बाद ए। एक आपने पेयर उठा लिया, आपको पेयर का फॉर्मेशन करना बहुत जरूरी है। PQRS में जैसे ही पेयर मिल जाता है ना आपका काम खत्म हो जाता है, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत होती ही नहीं। कुछ भी नहीं पढ़ना है ऐसा कि हम तो पूरा पढ़ेंगे, पूरा पढ़ने के बाद फिर सोचेंगे, नहीं। आपको बस अपने दिमाग में बढ़िया सा पेयर निकाल लेना है। वो कोई सा भी रूल आपको अच्छा लग सकता है, हो सकता है कहीं पर सब्जेक्ट वर्ब काम कर रहा हो, कहीं नाउन प्रोनाउन काम कर रहा हो। अभी मैंने 2-3 ही बताए, अभी आगे और चलते हैं अगले सेंटेंसेस पर। कौन सा कॉन्सेप्ट और कौन से कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की मैं बात करूंगी है द प्लस नाउन स्ट्रक्चर। देखिए जैसे आपके पास कोई नाउन होती है, नाउन,
इसके बाद जो सेंटेंस होता है, एक है आपके पास द प्लस नाउन, बहुत हेल्प करता है ये आपके। मुझे बताइएगा पहले आ प्लस नाउन को यूज करने हैं या पहले द प्लस नाउन को यूज करते हैं? जैसे यहां पर लिखा वंस देयर वॉज अ क्रो, द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। ये कहानी आपने पढ़ी है शायद बेटे, सबने पढ़ी है। टाइम भी, यस, टाइम मैनेज करने के लिए, बट टाइम ही तो मैनेज करना है। अगर आपको फ्री छोड़ दिया जाए ना कि ये आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये PQRS है, इसको आप करो आराम से 15-20 मिनट में, तो सब कर देंगे ना। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है कि टाइम की कमी है, हमारे पास इतना समय नहीं होता। जब हमारे पास समय नहीं होता तो हमें कुछ ट्रिक्स को अप्रोच करना ही पड़ता है ना। उसे ट्रिक कह लें, कॉन्सेप्ट कह लें, जो आपका मन करे वो कह लीजिए। तो उनको अप्रोच करके हम एक पेयर ढूंढे और जल्दी से सेकंडों का काम होता है। PQRS में लंबा टाइम नहीं लगता, हाँ क्लोजनेस थोड़ा टाइम ले जाता है, पर PQRS में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना। चलिए समझते हैं। याद आया, ये स्टोरी सुनी है? जब आपने ये स्टोरी सुनी है वंस देयर वाज अ क्रो, द क्रो वाज वेरी थर्स्टी, तो आप देख रहे हैं पहला सेंटेंस में आता है अ क्रो, दूसरा सेंटेंस में जब आपको स्पेसिफाइड करना होता है कि कौन से कौवे की बात हो रही है तो आप यूज करते हैं द क्रो। इस बात से बेटे आप ये समझे कि अ प्लस नाउन या फिर नाउन के बाद द प्लस नाउन से कोई सेंटेंस शुरू नहीं होता, होगा तो वो सिंगुलर होगा, उससे पहले अ प्लस नाउन होगी ही नहीं कहीं पर। तो ये लिंक क्रिएट करता है, एक पेयर को इंडिकेट करेगा आपको PQRS में। इसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको देती हूं, ठीक है। समझे बात को? आ वाला सेंटेंस पहले आएगा, आ नाउन, और द नाउन वाला बाद में, ठीक है। आर्टिकल्स की बात करें, स्पेसिफाइड करने के लिए तभी तो स्पेसिफाइड करोगे, पहले आप उसको इंट्रोड्यूस तो करोगे। इंट्रोड्यूस करने के लिए आप आर्टिकल अ या एन का यूज करते हैं, और स्पेसिफाइड बनाने के लिए आप द का यूज करते हैं। समझ में आई बात? चलो, इस पैसेज के अंदर आपको कुछ ढूंढना है, और आप अब ढूंढेंगे। इतना बड़ा पैसेज पेपर में आएगा और आपको बहुत जल्दी जल्दी इसको सोल्व भी करना है। मैं आपको सिखाऊंगी आप कैसे कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। रात को कितने बजे क्लास होगी? बेटा 9 बजे क्लास होगी। मैं लाइव इसके अलावा आज तक आई ही नहीं हूँ पिछले 4-5 महीने में, जब से यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू किया है। हमेशा एक ही टाइम रहता है मेरा, रात को 9 बजे लाइव आने का, तो मैं 9 बजे ही लाइव आती हूँ। आपका आज भी प्रैक्टिस सेशन होगा, लास्ट सैटरडे मैंने लिया था, इस सैटरडे भी है। आपको पूरा प्रैक्टिस सेशन पूरा चेक करना है अपने आप को, ठीक है। देखिए, थ्योरी पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत आवश्यक है, तभी तो समझ में आएगा कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ। फर्स्ट सेंटेंस मैम समझ में आ गया? अच्छा, फर्स्ट सेंटेंस समझ में आ गया, चलो ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस समझ में आ गया कि वंस अपॉन अ टाइम, ये जो फ्रेज है ना, ये हमेशा इंट्रोडक्टरी को ही शो करता है। चलो ये तो ठीक है, आपको समझ में आ गया। पर आपने ये नहीं देखा कि इसमें 2 सेंटेंस हैं जो सी से शुरू हो रहे हैं, तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना। कोई और तरीका अपनाए? कोई और तरीका अपनाए? चलिए बोलिएगा। देखिएगा, जैसे आपको समझ में आ गया, जैसे आपको मान लो once upon a time a great sage had a group of obedient disciples, ओके, तो आप हम समझेंगे a great sage, ठीक है। आगे वर्ड थोड़ा सा पढ़ने का ट्राई करें। they were all very bright and eager to learn the sage। देखिएगा, 2 कॉन्सेप्ट यहां पर काम करेंगे। एक कॉन्सेप्ट तो देखिए, आ प्लस नाउन, दा प्लस नाउन। मुझे बताइएगा, आपको समझ में आया तो थम्स अप से मुझे बताएं कि यस मैम क्लियर। इतना ही कहना मेरा काफी होना चाहिए।
जी, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। कई कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करेंगे, नाउन प्रोनाउन का रूल भी काम करेगा, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव ये भी यूज करेगा, बहुत सारी चीजें यूज होगी। क्या मेरे ये कहने के बाद कि अ ग्रेट सेज यहाँ पर लिखा है, द सेज यहाँ पर लिखा है, कुछ बचा? तो हमें समझ में आ गया कि सी के बाद ए का फॉर्मेशन होगा। दूसरी चीज हम समझें, प्रोनाउन के तरीके से भी आप इसको कर सकते थे, जैसे आपको समझ में आया, ये देखिएगा ओबीडिएंट डिसिपल्स, शिष्यों की बात की गई है। अब आप समझेंगे कि दे, पहले सबसे पहले यही सेंटेंस पढ़ा ना आपने भाई, जब आप पढ़ने लगे होंगे तो यही पढ़ा होगा, सीधा तो आए नहीं होंगे सी पे। जब आपको तुरंत दिख गया कि दे आया है तो माइंड में कुछ स्ट्राइक हुआ, आपको क्वेश्चन पूछना है अपने आप से कि ये दे किसके लिए आया है। ये दे जिसके लिए आया है उसी सेंटेंस पर कहीं ना कहीं इससे पिछला सेंटेंस रहा होगा, तो दे किसके लिए यूज हुआ। जब आप इसको पढ़ के आए तो आपको समझ में आया अ ग्रुप ऑफ ओबीडिएंट डिसिपल्स, उसके कुछ थे जो भी आज्ञाकारी उसके शिष्य रहे होंगे, तो आपको समझ में आया सिर्फ एक ही यहां पर ऐसा नाउन है जो प्लूरल में है। इससे अगला सेंटेंस क्या है, दे है, तो ये दे किसके लिए यूज हुआ है, इनके लिए यूज हुआ है। और दे किसके लिए यूज होता, समझे बात को। तो जैसे ही आपको प्रोनाउन नजर आता है, जैसे ही आपको प्रोनाउन नजर आता है, जैसे आप कोई प्रोनाउन देखते हैं तुरंत अपने आप से क्वेश्चन करिए कि ये प्रोनाउन किसके लिए आया है। तो आप जब इसको पाने की कोशिश करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आपको मिल गया, ये मिल गया कि ये इनके लिए आया है, तो इसका मतलब सी के बाद अगला सेंटेंस ए होगा। चलिए छोड़िए, ये नहीं आता था, तो जैसे ही आपने दा सेज देखा तो आपको ये मिलना चाहिए कि दा सेज, यार ऐसे तो यूज नहीं होगा दा प्लस कोई प्रॉपर नाउन, इससे पहले इस सेज की कोई कहानी होगी, तो इस कहानी के लिए आपने ये वर्ड ढूंढ लिया। तो आप कुछ भी ढूंढ लीजिए, ये आपकी मर्जी है। ये आपका थोड़ा सा ही हो जाता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है। यस, नाउन भैया दे आया है, अब दे आया है तो डेफिनेटली कोई नाउन ऐसी होगी जो प्लूरल होगी। भाई दे जो प्रोनाउन इंडिकेट यूज होता है आपका, वो सिंगुलर नाउन के लिए होता है या प्लूरल के लिए होता है, डेफिनेटली मैम प्लूरल के लिए होता है। तो प्लूरल ढूंढिए, यहाँ पर सेज तो है नहीं, उसके ओबीडिएंट डिसिपल्स जरूर प्लूरल है, तो उनके लिए आप दे वर्ड को यूज कर सकते हैं। कोई बात नहीं प्रहलाद, एमटीएस के लिए बने ही नहीं हो आप। चलिए अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। समझ में आया कॉन्सेप्ट, एवरीवन क्लियर? चलो समझते हैं। अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। यहां पर हमने समझा, लास्ट स्लाइड में हमने समझा नाउन जैसे था, फिर उसके बाद अब इसको स्पेसिफाइड करने के लिए नेक्स्ट सेंटेंस होगा दा प्लस नाउन। अब ये दा प्लस नाउन तो होता ही होता है, साथ में हो सकता है कोई डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं बेटा, जो इंडिकेशन का काम करते हैं, जैसे कि दिस, जैसे कि दैट, या फिर इट, या फिर दीज, जो किसी को किसी की तरफ इशारा करते हैं उन्हें कहते हैं, है ना। दीज, दोज, सच, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। ठीक है, पहले मैं इसको चेंज कर लेती हूं। वैसे खैर इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही आप बोलेंगे। ये दा जो हमारा काम करता है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है, इन्हें आप कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आपके लिए कुछ नहीं रखा कि टर्मिनोलॉजी में आपका नहीं होना चाहिए दिमाग। जैसे कि पिछले ही सेंटेंस से आप उठाएं, अ कारपेंटर लिव इन अ विलेज, नेक्स्ट सेंटेंस में ए विलेज की जगह क्या आ गया है, द विलेज।
तो डेफिनेटली ये फर्स्ट सेंटेंस होगा, ये सेकंड सेंटेंस होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अगर यहां पर होता दिस विलेज, क्या होता? दिस विलेज was quite from the city, quite far from the city। अगर मान लो दिस होता तब भी आपके लिए कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। पहला सेंटेंस वही होगा, दूसरा होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वाला जिसमें कोई किसी की तरफ इशारा करता है। समझ में आई बात? जी ये रामगढ़ वही है जहां मैं गई थी, बस मुझे याद आ गया। वो अभी मैं भूल नहीं पा रही हूँ, दिमाग से जा नहीं ना मेरे। सबको क्लियर हुई ना बात कि जब मैं आप प्लस नाउन का यूज करूं उसके बाद अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज कर लूं, वैसे ही कोई स्लाइड होगी जिसमें साफ साफ लिखा भी होगा। चलो कोई बात नहीं, आप इस सेंटेंस को बनाएंगे जरा। चलिए बनाइएगा जरा। मुझे बताइएगा कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपने यहां पर यूज किया। टेल मी प्लीज। क्या लिख रहे हो? ये तो ऑप्शन भी नहीं है ना आशित, बेटा ठीक लिखो। आप इसमें बहुत सारे लिंक बना सकते हैं, ध्यान से देखेंगे तो। अमृता देखो अभी आएगा, देखो अभी जब डेमोन्स्ट्रेटिव, जब आप प्रैक्टिकली चीजों को करते हैं, मैं आपको बताती रहूं कि इसको मिलाने से ये बन जाएगा, तो उससे नहीं बनेगा। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेटिव, आपको दिमाग नहीं लगाना डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब है जो भी बताने वाली हूँ, प्रैक्टिकली चीजें सीखो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। देखो अभी सिखाऊंगी, 2 सेकेंड का मुझे टाइम दो। देखिए कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर काम करेंगे। देयर वॉज अ जंगल, जिस हो सकता है कि यहीं से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो, देयर से हो सकती है, अभी हम पक्का नहीं कह सकते। अगला देखेंगे ही हैड, जैसे आपको मिला ही, मैं आपको तरीका बता रही हूँ पिक्चर्स करने का। जैसे आपको ही मिले तो तुरंत आपके माइंड में जाना चाहिए कि ही किसके लिए यूज हुआ। सबसे पहले तो उसको ढूंढो जो ही के लिए ही यूज हुआ। क्या जंगल के लिए यूज हुआ होगा? तो ए के बाद बी तो नहीं आ सकता, नहीं। अगला सेंटेंस कोई पढ़े, अ ओल्ड मैन लिव्ड इन दिस जंगल, तो आपको मिल गया कि ये ही किसके लिए यूज हुआ बेटा? ओल्ड मैन के लिए। तो आपको पता लग गया कि सी के बाद क्या आएगा? बी आएगा। एक पेयर तो ये मिल गया। छोड़ो, अब अगर ये भी नहीं ढूंढना तो अब मैं जो अमृता आप बात करिए डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं समझ में आया तो देखिएगा, ये देखो लिखा है अ जंगल, ये लिखा है दिस जंगल। जब हमने नाउन से पहले लगा दिया दिस, दैट, दीज, दोज, तो वो बन गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। समझे आप बात को? आप प्लस नाउन दिस जब लगा दें, किसी की तरफ इशारा कर दें, तो उसे डेमोन्स्ट्रेशन कह देते हैं, नथिंग एल्स। तो इसका मतलब ए के बाद क्या कौन सा सेंटेंस आएगा? सी आएगा, क्योंकि देयर वॉज अ जंगल, अ ओल्ड मैन लिव्ड इन दिस जंगल। तो दिस जंगल और अ जंगल का पेयर बना लीजिएगा, ए के बाद आएगा सी। अगर अभी भी नहीं आया तो एक और कॉन्सेप्ट आपने सीखा। देखिए पहले हम एक एक कॉन्सेप्ट लगा रहे थे, अब हम 2-3 कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, तो सबको एक साथ लगा देते हैं। यहां पर आपको दे मिला, दे के मिलते ही आपके मन में कोई क्वेश्चन बताया था ना, मैं उठना चाहिए आपके मन में क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन उठा मन में कि ये दे किसके लिए यूज हुआ है? दे सिंगुलर के लिए यूज हुआ होगा या प्लूरल के लिए? प्लूरल के लिए। वेरी गुड। तो सोचो इसमें कौन सा प्लूरल वर्ड है? मुझे तो मिल गया सर्वेंट्स। तो इसका मतलब बी के बाद क्या आएगा? डी आएगा। अब बी, डी, ए, सी, सी, बी, मैं नहीं कहती कि आपको सब बनाना आना चाहिए, मैं तो कहती हूं कि आपको इनमें से एक ही बना दो। आप बहुत सारे लॉजिक फॉलो हो रहे हैं, आप कोई सा भी बना दीजिए, कोई भी बनाओ। बस ए के बाद सी आएगा और बी के बाद डी आएगा और सी के बाद
बी आएगा। आप एक कॉन्सेप्ट बना देते या दो बना देते तो आपका काम चल जाता। ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं जब भी आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट को पढ़ते हैं। समझ में आई बात? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए इसे भी करने का ट्राई करें। ये थोड़ा टिपिकल हो सकता है पर इतना टिपिकल नहीं है कि आप कर नहीं पाए। ऐसी कोई चीज नहीं जो मेरे बच्चे कर नहीं सकते। पढ़ो। ये गुड की बात कुछ लिखा नहीं, आप गुड के लिए बात कुछ भी लगा ले, फूड लगा लीजिए जैसे, है ना, गुड फूड। आंसर मत दीजिए, मुझे कोई पेयर बना के बताइए। पेयर बनाइए कोई। शंकर आंसर नहीं मांगा, पेयर बनाइए कोई। आप देखो आंसर देने पे दिमाग मत लगाया करो। आंसर देने पे दिमाग तो आप तब भी लगाते थे ना जब क्लास अटेंड नहीं कर रहे, तब भी तो आप आंसर देने की तरफ भागते हैं। आंसर नहीं देना, आपको पेयर फॉर्मेशन करना है। आंसर ढूंढने वाला विजेता नहीं होता, सही तरीके से आंसर ढूंढने वाला विजेता होता है। मैं किसी का भी नहीं पढ़ूंगी। ये अर्चना ने मुझे एक कॉन्सेप्ट दिया है। ओके, बट अर्चना लिखो कि आपने कॉन्सेप्ट क्यों दिया है। झिमी ने भी दिया है। झिमी आप भी एक्सप्लेन कर देंगे जरा कि क्या कहना चाह रहे हैं आप। फ्री के लिए देश नहीं लगा सकते बेटे। हाँ जी, आपके दिमाग में आंसर आ रहा है। ओके, बहुत सारे लोगों ने अपना अपना मैटर लिख दिया है पर कोई दिक्कत नहीं। आपके दिमाग में एक आंसर क्वेश्चन अराइज होना चाहिए था कि ये दिस कहां पर, दिस वॉज हेल्ड, ये जो हुआ है कोई चीज, जब आप किसी फंक्शन किसी प्रोग्राम की बात करते हैं तो आप कहते हैं दिस वॉज हेल्ड, मैरिज हेल्ड हुआ, कोई प्रोग्राम हेल्ड हुआ, हेल्ड समझते हैं होना, है ना। तो यहां पर आपको नजर आना चाहिए था कि दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो हमें क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि ये दिस क्या होगा। दिस वाज हेल्ड इन अ हॉस्टल फॉर पुअर स्टूडेंट्स बिल्ट बाय अ फिलैंथ्रोपिस्ट, जो भी है, हमें तो दिस का क्वेश्चन ढूंढना है कि दिस क्या। आगे हम देखेंगे अकोमोडेशन ए गुड सर्विसेज गुड फूड्स, जो भी होगा वो गिवन फ्री, पता नहीं अब ये क्या बात कर रहा है। A few years ago, I was the chief guest at a small function. मुझे तो मिल गया a small function, तो अब small function ही तो held हुआ होगा, तो definitely इस small function के बाद वर्ड आया होगा this was held। तो ये बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसे आपको दिखता है
तो तुरंत ढूंढने का ट्राई करें कि इसका नाउन कहाँ पर है, ये किसके लिए यूज हुआ है, ये फंक्शन के लिए यूज हुआ है बेटा। अब ऐसा नहीं कि क्लॉथिंग और टॉयलेटरीज के लिए यूज हुआ होगा, दिस वॉज हेल्ड, कोई सी चीज का होना, जैसे कि फंक्शन होता है तो सी के बाद बी आएगा, तो सिर्फ आप एक पेयर ढूंढिए, सी बी, मिल गया, आंसर टिक करें और आगे बढ़े, टाइम वेस्ट करने का नीड ही नहीं होता। जिसकी पढ़ने की या फिर सोचने की समझने की शक्ति ज्यादा है उसको इतना ही कम टाइम लगेगा। 1 सेकंड का खेल था, जिसने दिस को पकड़ लिया वो दिस का क्वेश्चन, अब दिस का जो आंसर होगा वो यहां नहीं मिलना, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहां मिलेगा। तो आप देखिए स्मॉल फंक्शन को दिस वाज हेल्ड बोलूं या क्लोथिंग को बोलूं या फ्री को बोलूं, ए ऑप्शन। चलिए आगे देखिए। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट है कि प्रपोजिशन भी आपको हेल्प कर सकती है। अब आप इसमें कोई प्रपोजिशन देखिए, आपको एक प्रपोजिशन अगर हम पढ़ेंगे, देखिए अब आ गया ना वो फर्स्ट वाला, आप कह रहे थे मैम कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा सेंटेंसेस का, देखिए अब निकलेगा बेटे, अभी भी निकल सकता है ना भी निकले, हो सकता है अभी भी छोटा हो, अगले वाले सेंटेंस में लिखेगा। अरुण दहिया, अगर आपको बेटा इतना ज्यादा कुछ जल्दी है तो आपने मेरी YouTube की सारी क्लास देख ली है क्या? उनको देख गिरो एक बार, काम चल जाएगा, सब आ जाएगा उसी में से, अगर जल्दी है तो। बाकी बेटा यहाँ होता रहेगा है ना, अब मैं एक बच्चे के लिए तो चेंज नहीं कर सकते ना, अभी अपना PQRS ही चलेगा, ठीक है। आपने पूरा बैच पढ़ लिया अरुण? आंसर देना मुझे एक बार, अगर आपने पूरा पढ़ लिया है तो आपका काम ही हो जाना है वैसे तो, फिर भी नहीं तो आप एक बार YouTube के भी सारे सेशन देख दें 8 नवंबर तक, टेंशन ही नहीं है, पूरा पेपर अच्छा होगा, टेंशन ना लें। क्या देखो एक प्रपोजिशन नजर आ रही है, ओन, ध्यान दो, और यहां पर एक वर्ड नजर आ रहा है रिलाइंग। रिलाई के साथ एक फिक्स्ड प्रपोजिशन यूज होती है बेटा, रिलाई ऑन या रिलाई अपॉन। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मान लो बाय चांस कुछ और नहीं समझ में आ रहा, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ समझने के लिए, बट मैं तो एक थोड़ा सा हिंट दे रही हूं कि रिलाई के बाद ओन प्रपोजिशन आती है। दिस इज नॉट अबाउट रिलाई, दिस इज अबाउट अ लॉट ऑफ प्रपोजिशंस और यूज्ड विच इज यूज्ड इन अ फिक्स्ड प्रपोजिशन, कि आप किसके साथ क्या यूज करते हैं। आपने प्रपोजिशन चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पर आप बहुत सारी प्रपोजिशन यूज करते हैं, अरे यार इसके साथ ये आएगा, इसके साथ ये आएगा। अगर आपको वो PQRS में मिल जाए तो यू कैन इम्प्लीमेंट दैट कॉन्सेप्ट इन PQRS टू, आप कर सकते हैं और आपको करना है। आपको पता होना चाहिए कि रिलाइंग के बाद ओन आएगा तो एस के बाद क्यू का एक पेयर बनेगा, और एस के साथ क्यू का पेयर मुझे एक ही नजर आ रहा है। अब मैं ज्यादा नहीं दिमाग लगाऊंगा, ए ऑप्शन लगाऊंगा और इन सबको कट कर दूंगा, यही आपको करना है बस। आपको कुछ भी ढूंढना है जो आपके इंटरेस्ट का हो। अंशुराज नहीं बेटा, घबराते नहीं, एग्जाम है, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा होगा आपका पेपर, बस आप अपनी शिद्दत से पढ़ के जाइए। आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, पेपर अच्छा होगा। पेपर तभी अच्छा होता है जब हमने मेहनत अच्छे से की होती है। आपने मेहनत में कोई कमी की है? अपने आप से पहले ये पूछिए, मेहनत में कमी की है? नहीं की है? नहीं की है तो बस डरने वाली क्या बात है। जब हम अपना कंप्लीट दे रहे हैं तो डरते नहीं होते हैं, फिर उसको फेस करने होते हैं। फेस करना है और बोल्डली। घबराओगे तो आधा पेपर वैसे ही खराब हो जाएगा। तो घबराना नहीं है, ये सोच के जाना कि मुझे सब कुछ आता है, और पेपर कैसा भी हो। कई बार ऐसा होता है पेपर में शुरू के क्वेश्चन थोड़े टफ हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है, वो टफ सबके लिए है ना। तो कट ऑफ नीचे आ जाएगा थोड़ा, तो परेशान नहीं होना। जितना भी आता है, जितना आपने पढ़ा, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपने बहुत शिद्दत से पढ़ाई की है, तो एग्जाम भी अच्छा होगा डेफिनेटली, ठीक है। कल क्लास नहीं होगी मैम। नहीं बेटा, वो फुल स्टॉप ऐसे लग गया, हटा देते हैं, लो टाइपिंग मिस्टेक है।
अरुण देख लिया, गुड, फिर सब अच्छा होगा, टेंशन मत लो। अरे यो रामी जो भी है हटा तो दिया मैम, फुल स्टॉप क्यों लगा है? और तुम भी ना, इतनी बड़ी क्या बात है, हो सकता है ना लग गया। चलो समझ में आई बात, मैं क्या बताना चाह रही थी कि प्रपोजिशन कैसे वर्किंग कर सकती है। अब हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, रिलेटिव प्रोनाउन बहुत बड़ा टॉपिक है पीक्यूआरएस के अंदर, तो मैं सिर्फ आज इसको इंट्रोड्यूस करके छोड़ रही हूँ। कल हम इसके बेस्ड पीक्यूआरएस देखेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है किसी नाउन के साथ, जैसे कि यहाँ पर मैन है, मैन के लिए हमने ये जो हु यूज किया है इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आई नो द मैन हु मेट मी द गार्डन, जो भी, उस आदमी को मैं जानता हूँ जो मुझे गार्डन में मिला था, तो मैन को बोला हु मेट, तो सिंपल है। चलिए देखते हैं। जी चेतन, आप इंदौर रहते हैं, अच्छी बात है, मैं भी इंदौर रहती हूँ। चलो अब इसमें बताओ मुझे, अब आपको ये जो कॉन्सेप्ट है मैं कल बताऊंगी कि हु किसके लिए यूज होता है, हु पर्सन के लिए यूज होता है जो आपने अभी देख लिया होगा, विच किसके लिए यूज होता है, डैट किसके लिए यूज होता है, इट कैसे यूज होता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको अभी देखना है, यहां पर लिखा है हु, वन डे आई मेट अ पर्सन, अब आपको देखना है हु वर्ड लिखा है, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसके लिए यूज हुआ होगा, डेफिनेटली किसके लिए यूज हुआ है, अ पर्सन के लिए। वन डे आई मेट अ पर्सन हु वॉज माई ब्रदर्स फ्रेंड, कभी हुआ करता होगा। ही किसके लिए यूज हुआ है, इस पर्सन के लिए यूज हुआ होगा। ही इज एन इंजीनियर, वर्किंग के साथ इन यूज हुआ होगा, इन टीसीएस चेन्नई। बहुत आसान है, रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट भी आपका काम करता है, इसको हम डीप में कल पढ़ेंगे पूरा रिलेटिव प्रोनाउन। आज बस यहीं पर छोड़ते हैं, पर्सन के लिए आप हु, आज एक्चुअली टाइम नहीं था इसलिए इसको पूरा नहीं करा पाए। देखने आपने महसूस किया कि फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या होगी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होगा, ए प्लस नाउन है, दा प्लस नाउन क्या होगा, वर्ब कहाँ लगानी जरूरी है, प्रपोजिशन कैसे हेल्प कर सकती हैं, ये छोटी छोटी चीजें आपको माइंड में सेट रखनी है कि कैसे ये हेल्प कर सकती हैं। जैसे आप समझेंगे कैसे ये हेल्प कर सकती हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। मुझे आप बस ये बता दीजिए बेटा, जो YouTube पे हैं वो रिकॉर्डेड ही है, उनकी स्पीड भी बढ़ा के देख सकते हो, अरुण आप है ना, पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए, 20-30-35 वीडियो पड़ी हैं, पूरी देख लीजिए स्पीड बढ़ा के, डबल स्पीड में देख लीजिएगा। बहुत सारे वर्ड आपको आते हैं, बहुत सारे नहीं आते होंगे। आसान है, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे, बढ़ जाएंगे बढ़ जाएंगे। कल संडे है, हाँ जी कल संडे है, तो आप मुझे बताइए कि टफ है पीक्यूआरएस, आसान है। आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को आप ट्राई करके देखना है, जब आप पढ़ेंगे, जब आप सोल्व करेंगे, अभी नहीं, अभी थोड़ा क्लास ले लीजिए 5-7 दिन, उसके बाद आप इस कॉन्सेप्ट को ट्राई करके देखेंगे। अब समझ में आया, ऐसे रट्टाफिकेशन नहीं करना कि पढ़ता रहूं, अच्छा ये लग रहा है, ये लग रहा है, नहीं, कोई ना कोई लॉजिक आपको आइडेंटिफाई करना है, कोई ना कोई पेयर आपको आइडेंटिफाई करना है, तभी आप पीक्यूआरएस। जी प्रहलाद, ऑब्वियसली मेरे समझाने से, नहीं, आप शिद्दत से पढ़ते हैं इसलिए आपको आसान लगता है, ठीक है। चलिए फिर रात को मिलते हैं, आज रात 9 बजे यूट्यूब पे, और कल ऑफ, फिर मंडे को मिलेंगे शाम को। बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू एंड मीट यू अगेन 9 PM, है ना। बाय मैम, बाय।